हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और अगर आप इकोनॉमिक्स का पेपर लेकर स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। क्या ऐसा बात है जिस कारण से मैं बोल रहा हूं कि आज इस वीडियो को देखना जरूरी है? क्योंकि आज का पेपर याद रखिएगा, आपको फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग 2 कॉपी जेरॉक्स कॉपी ऐसा ही आपके फाइनल एग्जाम में आएगी। तो ये क्लास को बिल्कुल आप लोग मिस ना करें और साथ ही साथ वीडियो को ना स्किप ना करें। क्यों? क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन पे आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बेहतरीन ढंग से, ताकि उसके रिलेटेड, उसी से रिलेटेड, उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपके पेपर में अगर आ जाए तो आपसे ना छूटे। इस कारण से वीडियो को बिना स्किप करें, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। और साथ ही साथ जो हम लोगों का भी चैप्टर बाय चैप्टर जो इकोनॉमिक्स का मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं, वो भी क्लास को आप कभी भी मिस ना करिएगा, ठीक है? और अगर चाहते हैं सर हमारा ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन सही हो जाए तो बिल्कुल आप लोग क्लास को ना, इकोनॉमिक्स के क्लास को सही तरीके से अटेंड करने की कोशिश करेंगे। क्लास को शुरू से देखकर अंत तक देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा फील हो कि सर आज ये क्वेश्चन पेपर देखने के बाद हमें यकीन हो रही है सर हमें कि अब एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो हम इजीली से सॉल्व कर लेंगे, अगर ऐसा फील होगी तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और एकदम बिल्कुल ऐसा ही छपेगा आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से आपके सामने लेकर आया हूं, जहां पे आपका टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों का प्री बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग है। समझिएगा, पहला जो क्वेश्चन हम लोग का, पहला क्वेश्चन का उदासीनता वक्र होता है। जो उदासीनता वक्र है ना, वो क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है या आपसे मूल बिंदु की ओर अवनतोदर होती है। दोनों शब्द में थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक उन्नतोदर होती है, एक होता है अवनतोदर होती है। और एक ऑप्शन में है क्या दोनों होता है, और एक ऑप्शन में है क्या इनमें से दोनों नहीं होता है। तो आपको पता होगा सही आंसर, तभी आप सही कर सकते हैं। तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर होगा ना, मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। उदासीनता वक्र हमेशा याद रख लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, उदासीनता वक्र हमेशा मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 2 मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों का, मैं 2 चीज लिया, चाय और एक कॉफी। क्या लिया हूं मेरे लाल? चाय और कॉफी। तो मान लेते हैं कि मेरे चाय की दाम अगर बढ़ गया है तो मैं कॉफी का प्रयोग करूंगा। क्यों? क्योंकि चाय के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मान के चलते हैं कि कॉफी का दाम बढ़ गया है तो मैं चाय का प्रयोग करूंगा। मतलब एक दूसरे का प्रयोग, एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट। अगर मान के चलिए कि गुलाब जामुन की दाम बढ़ गया है तो हम रसगुल्ला का प्रयोग करेंगे। रसगुल्ला का दाम बढ़ गया है तो गुलाब जामुन का प्रयोग करेंगे। अरे मुंह से पानी निकाल रहा है आपका, हट, पानी मानी मत निकालो, मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा। उस दिन को आप लेकर आइए, मैं आपके घर जाकर आपके हाथों से, मेरे हाथों से आपको मैं खिलाऊंगा। ऐसा दिन देखना चाहते हैं ना मेरे लाल, तो जरूर आप लोग मेहनत करिए, दबा करके मेहनत करिए, मैं आपसे खुद में मिलने आऊंगा आपके घर, ठीक है? समझिएगा। तो एक दूसरे का प्रयोग, एक दूसरे के बदले जिस वस्तु का प्रयोग किए जाते हैं ना, उसको हम लोग किस वस्तु के नाम से जानते हैं? ये आपसे पूछा गया तो उसको हम लोग बोलते हैं सर अस्थापन्न वस्तु। क्या कहते हैं उसको? अस्थापन्न वस्तु। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 3, और ये क्वेश्चन ना मैं चीख चीख के बता रहा था। जो आप लोग के एपिसोड चल रही है ना, एपिसोड का मतलब अभी एपिसोड नंबर 4 हम लोगों ने कल या परसों तक डिस्कस किया था। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 4 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो हम लोग का क्लास होगी इवनिंग के टाइम, इवनिंग का टाइम मतलब रात के समय, वो 5वां क्लास होगी, ठीक है? और ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया ना, ये क्वेश्चन पेपर आपका फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग, ये आपका एपिसोड नहीं है, ये हम लोगों का याद रखिएगा क्वेश्चन पेपर है। एपिसोड नंबर 5 आज हम लोग नाइट को देखने वाले हैं। चलिए सर, एमआर जो हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू जिसे हम लोग कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, याद रखिएगा जो मार्जिनल रेवेन्यू है ना, इसका आपसे आंसर पूछा गया है कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को चीख चीख के बताया था, क्या पता है? बताया था सर, याद रखिएगा टोटल रेवेन्यू, क्या? टोटल रेवेन्यू बटा, याद रखिएगा डेल्टा क्यू। मैंने आपको बताया था कि डेल्टा टी आर मतलब टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। इससे रिलेटेड ना आपके पेपर में सब्जेक्टिव में आपका याद रखिएगा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबरिकल का क्वेश्चन। क्या मेरे लाल? नंबरिकल का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू डेल्टा टोटल रेवेन्यू बटा डेल्टा क्वांटिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं सर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर में क्या कहा गया है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की मांग वक्र की ढाल होती है। मांग वक्र जो होती है ना, मांग वक्र, उसका ढाल आपसे पूछेंगे कि क्या होती है। तो मांग वक्र की ढाल धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या दोनों होती है, या कोई नहीं होती है।
तो बताएंगे सर याद रखिएगा हमेशा ऋणात्मक होती है। मांग वक्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक होती है, इस बात को याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5, पूर्ति पे लोचदार क्या है? देखिए ये लोचदार वाला है ना, लोचदार से रिलेटेड ना 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। पूर्ण बेलोचदार क्या है, पूर्ण लोचदार क्या है, अपूर्ण बेलोचदार क्या है, अपूर्ण लोचदार क्या है। तो मैं चाह रहा हूं ना कि 2 से 4 मिनट के एक वीडियो में आपको सेपरेट से प्रोवाइड करूं, जहां मैं लोचदार से रिलेटेड सारा चीज को मैं बेहतरीन तरीके से 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर में एग्जाम्पल के साथ में निपटा दूंगा। क्या आप चाहते हैं कि लोचदार, बेलोचदार, पूर्ण लोचदार, पूर्ण बेलोचदार के बारे में हम लोग को नॉलेज होना चाहिए? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, दबा करके कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। पूर्ति बेलोचदार होती है अति अल्पकाल में। कहां होती है मेरे लाल? अति अल्पकाल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या हमेशा चुनाव की समस्या आती है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या चुनाव किया जाए, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 पे। सारा क्वेश्चन को कंठस्थ कर लीजिएगा मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 7, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? जो उपयोगिता होती है ना, उपयोगिता किसे कहते हैं? क्या आपको पता है? आप लोगों को अंदर में नॉलेज है इतना कि आपको पता होगा कि उपयोगिता किसे कहते हैं? समझ जाइए, मैं साधारण लैंग्वेज में बता रहा हूं कि उपयोगिता किसे कहते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे। उपयोगिता किसी भी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर देती है, चाहे वो वस्तु के रूप में हो, चाहे वह सेवा के रूप में हो, चाहे वो मुद्रा के रूप में हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उपयोगिता। मान लेते मैं एक व्यक्ति हूं, मुझे अगर रसगुल्ला की जरूरत है तो मेरे पास रसगुल्ला आ गया है तो मेरे उपयोगिता हो गई है। समझ में आ रहा है? कोई भी मनुष्य को, चाहे वह सेवा के क्षेत्र में हो, वस्तु के क्षेत्र में हो, या कोई भी आर्टिकल के क्षेत्र में, जब उनके पास वो आ जाते हैं, उनकी आवश्यकता पूरा हो जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं सर उपयोगिता। ओके, याद रखिएगा। तो उपयोगिता की विशेषता होगी, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत मतलब मैं खुद हूं। उपयोगिता के विचार सापेक्षित होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 8 पे। उपयोगिता को मापा जा सकता है। जो उपयोगिता है ना, इसको हम लोग मापते हैं सर यूटिलस में। क्या? यूटिलस, याद रखिए, यूटिलस में मापते हैं। क्या मेरे लाल? यूटिलस। पर यहाँ पे ना आपका यूटिलस दिया हुआ नहीं है, और ये क्वेश्चन एक बार उठा के देखिएगा बीपी में। कहा मेरे लाल? बीपी में, ब्लूप्रिंट के एग्जाम में पूछा गया था। याद रखिएगा कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा अगर यूटिलस ऑप्शन रहे तो आपको कूद के लगाने, क्या कूद के लगाना है यूटिलस, लेकिन अगर ना रहे तो बताएंगे सर मुद्रा के द्वारा। क्या जाएगी? मुद्रा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9, जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन वाई वस्तु की मांग में को प्रभावित करती है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होती है, कम होती है या अधिक होती है, चेंजेस हो रही है, परिवर्तन होती है, तो वाई वस्तु की मांग को, डिमांड को कम करती है या अधिक करती है, यह आपसे पूछेंगे, तो यह मांग कहलाती है। इस प्रकार के मांग को हम लोग क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछे गए, तो बताएंगे सर इस प्रकार के मांग को हम लोग कीमत मांग कहते हैं। क्या? याद रखिएगा, पीडी। क्या कहते हैं सर? पीडी, प्राइस डिमांड। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है समझिएगा कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, यह आपसे पूछे गए, तो बताएंगे सर कीमत का, कुल व्यय का, उत्पत्ति के साधन का। इन ऑप्शन नंबर क्या जाएगी? डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11, मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? मौद्रिक लागत में किसे सम्मिलित किया जाता है? याद रखिएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त क्या हो जाएगी? सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। क्लास अच्छा लगे तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर दीजिए। सर आप जो चीज बताते हैं हम लोगों को समझ में आ जाता है, सर आप जो चीज बताते हैं हम लोगों को समझ में नहीं आता, जैसे आपको इच्छा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ थंब लगा दीजिएगा, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12, प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को पिछले क्लास में, कृषि हो जाएगी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन आपका घुमा के पूछा गया, क्या घुमा के पूछा गया है कि NNNP क्या हो जाएगी? PMOP, ये स्मॉल होता है, कैपिटल लिख दिया है, इनमें से किसके बराबर होती है? तो बताएंगे सर ये बराबर होती है ना GNPMP माइनस घिसावट। क्या होती है? घिसावट होती है, याद रखिए क्या हो जाएगी? घिसावट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या मेरे शेर?
ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर मेरे शेर शेरनियों बस तैयारी करिए इस कदर कि आपकी तैयारी को देखकर आपके बगल के विद्यार्थी का कलम रुक जाए। क्या आपकी तैयारी को देखकर आपके विद्यार्थी का, आपके बगल के विद्यार्थी का, आपके बगल के स्टूडेंट्स का कलम रुक जाए, इस तरह इस कदर से तैयारी कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 14। क्वेश्चन नंबर हमारे सर 14 है कि राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किससे सम्मिलित नहीं किया जाता है। आपसे पूछा गया कि नहीं किया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन होता है ना कि किया जाता है और एक क्वेश्चन होता है कि नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से सम्मिलित नहीं है तो बताएंगे सर पुराने वस्तु का क्रियान्वयन, ये तो नहीं है। मध्य वस्तु का मध्यवर्ती वस्तु, ये भी नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टारगेट बनाइए, हाँ मेरे प्यारे टारगेट बनाइए सर, एक भी क्वेश्चन छूटकर नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 15। किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार, आय का मतलब इनकम, रोजगार मतलब एम्प्लॉयर, याद रखिए क्या, आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहां स्थापित होता है। एडी इक्वल टू एडी ग्रेटर देन एएस, एडी इक्वल टू एएस, एएस ग्रेटर देन एडी। आपसे क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन ना मैंने कई बार बता चुका हूं, बीपी में भी, ब्लूप्रिंट में भी, कि एडी इक्वल टू हमेशा एएस होता है। बस याद रखिएगा क्या हो जाएगी, एडी इक्वल टू एएस। लेकिन कभी कभी ना ऑप्शन में क्या रहेगा, एक बार समझ लीजिए, डी इक्वल टू एस रहेगा। क्या रहेगा, तो ए को और ए को यहां पे कैंसिल आउट कर देंगे, तो याद रखिएगा डी इक्वल टू क्या हो जाएगी, एस। तो ये भी ऑप्शन अगर होगी ना तो इसको भी आपको सही करना है। ऐसा नहीं है कि मैं रट्टा लगा लिया हूं सर, एडी इक्वल टू एएस, एडी इक्वल टू एएस, एडी इक्वल टू एएस, मैंने रट्टा लगा लिया हूं सर, हमें तो मिल ही नहीं रहा है ऑप्शन में। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ए और ए को कैंसिल करके डी और एस रखा गया है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 16। किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है। यह क्वेश्चन का आंसर अभी तक मुझे नहीं मिला, अगर आपको मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष का अनुपात होता है। साख मुद्रा का विस्तार होती है जब नगद कोष का अनुपात क्या होता है, तो नगद कोष का अनुपात हमेशा बढ़ते जाता है। क्या बढ़ते जाता है। और इन सारा क्वेश्चन का आंसर अगर चाहते हैं ना सर कि हमें कैसे पता चलेगा कि फाइनल एग्जाम में कहां से क्वेश्चन है कहां से नहीं, तो मैं जो एपिसोड चला रहा हूं, मैं बात करूं आप लोगों का अगर पॉलिटिकल का, तो पॉलिटिकल में हैशटैग, जियोग्राफी में हैशटैग, हिस्ट्री में हैशटैग, इकोनॉमिक्स में एपिसोड। याद रखिएगा जो एपिसोड नंबर 4 जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 1 से लेकर 4 तक डिस्कस करवाया था, तो बिल्कुल आप लोग एक भी क्लास को, हैशटैग का हो, एपिसोड का हो, एक भी क्लास को आप लोग मिस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा एग्जाम के बाद। ठीक है, इसलिए रोने से पहले है कि अभी खुद के दम पे मेहनत कर लें और उसके बाद सबको हंसाएं, खुद भी हंसे दूसरा को भी हंसाएं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है मेरे प्यारे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं प्रतिगामी कर प्रणाली। क्या कहते हैं, प्रतिगामी कर प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 20 पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 20 है सर, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित होती है। क्या पूछा गया है, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित किया जाता है। दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजी अंतरण, ये आपसे पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिए उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगी, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से ये सब समझ में आ रहा होगा। बात करें से 21 नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आती है। उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर वितरित होती है, क्या कारण है, दाईं ओर वितरित होती है, इसका क्या कारण है। बाढ़, संसाधनों का ह्रास, तो याद रखिएगा संसाधनों क्या हो जाती है, ह्रास से हो जाता है। जब घटती है क्या बताएंगे, उत्पादन की आपसे पूछा गया उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर विपरीत होने का क्या कारण है, साधनों का ह्रास, साधनों में कमी आना। क्या हो जाएगी, साधनों में कमी आना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है 22। किसी वस्तु का उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 मार्क्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 मार्क्स का। ठीक है, तो किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन को कहा जाता है सीमांत उपयोगिता। क्या कहा जाता है मेरे शेर, सीमांत उपयोगिता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 है,
कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। कुल उपयोगिता मैंने कल ही बताया था ये क्वेश्चन। कुल उपयोगिता याद रखिएगा, टोटल प्रोडक्ट कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट का मान होगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है ना, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता का मान हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। क्या मेरे शेर? हमेशा जीरो होती है। क्या समझ में आ रहा है? क्लास में आप लोगों को लग रहा है कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग फाड़ के एकदम कॉपी को भर के आ जाएंगे? याद रखिएगा, पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है? पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से? ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, तो दीर्घ काल से। याद रखिएगा, दीर्घ काल से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, क्या है? यदि किसी वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो उस वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान हमेशा अनंत होगी। क्या होगी मेरे शेर? अनंत होगी। क्या हो जाएगी? अनंत। यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा? इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर, ये बिल्कुल हम लोग को समझ में आ रहा होगा। और हाँ, इस तरह से क्वेश्चन आएगी तो अब हम लोग समझ जाएंगे कि इस तरह से पेपर में आएंगे तो हम लोग लिख भी लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सर 26। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26। क्या बात है? क्योंकि आपके पेपर में 3 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव में नंबरिकल जो पूछेगी ना, यही से होगा। अगर नहीं यकीन होता है ना, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको सारा चीज दिखाऊंगा। क्या? सारा चीज दिखाऊंगा मेरे प्यारे। AC इक्वल टू TFC माइनस TBC, AC इक्वल टू TFC प्लस ABC, AC इक्वल टू AFC प्लस TBC या AC इक्वल टू AFC प्लस ABC। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बिल्कुल सही तो हो जाएगा। क्या? याद रखिएगा, AC इक्वल टू AFC ABC, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। क्या हो जाएगी सर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? मैथमेटिक्स से पूछा गया है, तो मैथमेटिक्स भी कम से कम आपको आना चाहिए। क्या पूछा गया है? समझिएगा। किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPC, देखिए मैंने खुद के बताया था कि MPC इक्वल टू 0.2 अगर आपके पेपर में दिया रहे और आपका K का मान याद करने के लिए कहा जाए, मैंने आपको बताया था कि MPC का फॉर्मूला क्या होती है। मैंने खुद के आप लोगों को बताया था। एक बार बताया, किनको नहीं बताया था जितना भी नंबरिकल के क्वेश्चन, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं? हाँ, आप लोगों को बताया था, इसलिए आप लोग कमेंट कर रहे हैं। चलिए सही बात है, सारा चीज बताया था, आंसर भी बता दिए। वेरी गुड। इसी तरह से हमेशा ना एकदम मेरे बताने से पहले आप लोग कोशिश कीजिए आंसर बताने के, ठीक है? चलिए, यूट्यूब वाले भी देख रहे होंगे। किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPC इक्वल टू 0.2 हो तो गुणांक का मान क्या होगा? तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? तो आपको पता होगा कि K इक्वल टू फॉर्मूला आता है 1/1 माइनस MP, याद रखिएगा, सॉरी MPC का मान दिया हुआ था MPC। K इक्वल टू क्या आता है? K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। 1/1 माइनस MPC का वैल्यू दिया है सर 0.2 इक्वल टू 1/1 में से 0.2 को घटाएंगे सर 0.8, पॉइंट को हटाएंगे तो सर 0 बैठेंगी। 5 के टेबल में काटेंगे, 2 के टेबल में 5 4, जब 4 को 5 से डिवाइड देंगे तो आएगा सर 1.25। तो बोल सकते हैं सर 1.25। बस इतना बताना है, आपका आंसर लेकर घर लौट जाना है। जो भी मार्क्स आएगी आपको एग्जामिनर आपको हाथों में सौंप देगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हम लोग का 29 कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति का अंतर को कहा जाता है। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के अंतर को हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। क्या मेरे शेर? राजकोषीय घाटा कहते हैं। क्या समझ में आया आपको? राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? याद रखिएगा, राजस्व व्यय, क्या? राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति के अंतर को हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। समझ में आ गया होगा? ओके सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 30 नंबर। पेंशन एवं रोजगार भत्ते हैं। ये क्वेश्चन ना मैंने आप लोगों को बताया था मिश्रित आय है। क्या है? पेंशन एवं रोजगार क्या है? मिश्रित आय है। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो आप लोग तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है मेरे शेर, आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और मिश्रित आय इसका राइट आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग। बात रही सर, अब हम लोग आते हैं ना मेन मुद्दे पे कि आप लोगों का सब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछेगी। सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है? अवसर लागत की परिभाषा दे। हस्तांतरण भुगतान क्या है? सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति क्या है? केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में कोई एक अंतर बताएं। टैक्स क्या है? साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है? सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं? ये सब क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मैंने आपको बताया हूं जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं। इनमें से एक क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था आप लोगों का, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है। बाकी यहाँ पे जितना क्वेश्चन दिख रहा है ना, सारा क्वेश्चन का मैंने बेहतरीन ढंग से आप लोगों को रिवीजन भी करवाया हूं जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। ओके, चलिए सर, अब आते हैं सर मेन मुद्दे पे। क्वेश्चन नंबर 3 वाले मैंने अभी जस्ट बताया था ना
कि अभी जो टीवीसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, टीएफसी टीवीसी, अब देखिए क्वेश्चन आया है या नहीं। आपके पेपर में इसी तरह से आएगी कि निम्न तालिका को पूरा करें, उत्पादन इकाई, कुल लागत, टीसी, एसी आपको निकालना है और एमसी निकालना है। अब निकालेंगे कैसे मेरे शेर, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक फिलहाल हम लोग बात करेंगे। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली है कैसा। सीमांत बचत की प्रवृत्ति और सीमांत उपयोग की प्रवृत्ति में क्या संबंध है, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था और ये भी चीख के बताया था आप लोगों को जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं कि 3 मार्क्स का ही आएगा। देखिए 3 मार्क्स का पूछा है। मुद्रा पूर्ति क्या है, इसके विभिन्न घटकों के लिखे, ये भी बताया था। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी मैंने बताया था। मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर स्पष्ट करें, ये भी बताया था। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताएं, ये भी बताया था। अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर, ये हमें लग रहा है हम नहीं बताए थे। ये क्वेश्चन 46 क्वेश्चन हमें लग रहा है कि नहीं बताए थे एप्लीकेशन वालों को। ठीक है, खैर मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है इस बार। एक क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की मौद्रिक नीति का उल्लेख करें, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में संबंध की व्याख्या करें, कुल आगम, औसत आगम, सीमांत आगम, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। और उत्पादन संतुलन से क्या अभिप्राय, ये भी बताया था। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था आप लोगों को। और उत्पादन ये भी क्वेश्चन नहीं बताते। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था सब्जेक्टिव में। तो इस तरह से ना आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। क्या मेरे शेर, फाइनल एग्जाम में इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा और आपको सही सही बना के घर लौटना है। इकोनॉमिक्स लिए तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए। मैं आप लोगों को और भी एग्जाम से पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद अंदर से कैसा फील हुआ है जरूर बताइएगा। कि आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप लोग छप्पर फाड़ के सही करके आएंगे, जरूर बता दीजिए। कमेंट में मिलते हैं एक नया वीडियो में। मैं वेट करता हूं आप लोगों को कमेंट सेक्शन।